जैसे ही फिल्म शुरू होती है, हम इराक के हटरा शहर को देखते हैं। वहाँ अलग अलग चीज़ों की खोज के लिए खुदाई चल रही थी। वहाँ फादर मेरन की तस्वीर थी। दूसरे लोगों के साथ फादर मेरन भी खुदाई में शामिल थे। खुदाई के दौरान उन्हें एक ताबीज मिलता है जो शैतान पजुजू का था। पजुजू एक शक्तिशाली शैतान था जो गर्मियों में गर्मी और सूखापन लाता था और बरसात के दिनों में टिड्डियों का झुंड लेकर आता था। ये टिड्डियाँ संख्या में बहुत बड़ी थीं और इन पर हमला करके सभी फसलों को नष्ट कर देती हैं। और यह विपरीत प्रभाव लाता है। खाने पीने की चीज़ों की कमी हो जाती है, लोग भूख से मरते हैं और सबसे विपरीत प्रभाव यह था कि गरीबी तेजी से बढ़ जाती है। पजुजू का लमाश्टू नाम का एक बहुत बड़ा दुश्मन था। लमाश्टू कोई और नहीं बल्कि खुद एक शैतान था। लमाश्टू जो बुरा करता था वह माँ और उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाता था। वह बच्चों को उनकी माँ से दूर ले जाता था और उनका खून चूसता था। इसलिए लोग माँ और बच्चों को लामाश्टू से बचाने के लिए पजुजू का सहारा लेते थे। हालांकि पजुजू भी एक शैतान है, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए करते थे। वे उसका सहारा लेते थे क्योंकि यह उन्हें अन्य शैतान लमाश्टू से बचाता था। फिर पिता मेरन को दिखाया जाता है जो उस जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्हें पजुजू की मूर्ति मिलती है। वहां दो कुत्ते लड़ रहे थे, जिसका अर्थ था कि दो शैतान पजुजू और लमाश्टू लड़ रहे थे। उसके बाद जॉर्ज टाउन दिखाया जाता है जहां क्रिस मैकनील को दिखाया जाता है, जो मूवी में एक एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही है और अपने एक डायरेक्टर बक की मूवी जो स्टूडेंट्स के ऊपर बनाई गई है उसमें काम कर रही है। क्रिस की रेगन नाम की एक 12 साल की बेटी होती है। क्रिस एक जानी मानी एक्ट्रेस होती है। उसके पास दौलत, शोहरत और लाइफ की हर चीज़ थी। नेक्स्ट सीन में माँ और बेटी को साथ में दिखाया जाता है। क्रिस को अपनी बेटी के खिलौनों में एक ouija बोर्ड मिलता है और बेटी से बोर्ड के बारे में पूछती है। क्रिस की बेटी जवाब देती है कि वह अक्सर इस बोर्ड के साथ खेलती है। वह कहती है कि ये गेम अकेले नहीं खेल सकते, जिस पर वह बोलती है कि मैं इस गेम को अकेले नहीं खेलती बल्कि कैप्टन हाउडी भी मेरे साथ खेलते हैं। क्रिस उसे कहती है कि अब तुम मेरे साथ खेलो और तुम मुझे बताना कि इसे कैसे खेला जाता है। जब क्रिस खेलने की कोशिश करती है तो बोर्ड अपने आप हट जाता है। क्रिस इस चीज़ को मजाक में लेती है और वह अपनी बेटी से मस्ती में कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ ये गेम नहीं खेलना चाहती हो। उसकी बेटी उसको बोलती है कि कैप्टन हाउडी नहीं चाहते कि तुम इस बोर्ड से खेलो। क्रिस उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती और मजाक समझती है। फिर क्रिस सोने के लिए जाती है पर तभी फोन की रिंग बजती है और वह उठ जाती है। क्रिस देखती है कि उसकी बेटी उसके पास सो रही है। वह अपनी बेटी से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों सो रही हो। उसकी बेटी उसे बताती है कि उसका बेड हिल रहा था इसलिए वह सो नहीं पा रही थी। क्रिस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और रूम से बाहर चली जाती है। क्रिस को लॉफ्ट रूम से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जो उसने पहले भी सुनी थी। वह अपर फ्लोर पर जाती है लेकिन वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। अगले दिन क्रिस रेगन को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। जब डॉक्टर उसे देखता है तो रेगन डॉक्टर के साथ मिसबिहेव करती है। वह डॉक्टर के बारे में बुरा भला कहती है। डॉक्टर क्रिस को बताता है कि उसकी बेटी को नर्व प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए उसका टोन हाई हो गया है, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और यह चीज़ टाइम के साथ डिप्रेशन में बदल जाती है। क्रिस डॉक्टर से कहती है कि उसकी बेटी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह डॉक्टर उसे कहता है कि रेगन के पिता उसके साथ नहीं रहते हैं, नहीं उन्होंने इससे कोई कांटेक्ट किया है। शायद यही रीज़न है जिसकी वजह से उसे डिप्रेशन हो गया है। इसके बाद फादर करिस को दिखाया जाता है। फादर करिस की माँ को उसका भाई किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है और उसकी माँ इस बात से बहुत परेशान हो जाती है। उनकी माँ एक बूढ़ी औरत थी जिसके पैरों में फ्रैक्चर हुआ था, जो डॉक्टर को अपना इलाज नहीं करने देती थी। यही रीज़न था कि उनकी मदर को यहाँ भर्ती किया गया था। फादर कर्रास अपनी मदर को दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहते थे, लेकिन वह ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे और इसी तरह उनकी मदर की डेथ हो जाती है। फादर कर्रास बहुत सैड हो जाते हैं। क्रिस अपने घर पर एक पार्टी रखती है। उसी दौरान उसकी बेटी वहाँ आ जाती है। वो वहाँ एक गेस्ट को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि उसके पिता इस घर के अपर फ्लोर पर रहते हैं और तभी वो वहीं खड़े खड़े यूरिन कर देती है और यह सब देखकर लोग शॉक्ड हो जाते हैं। क्रिस उसे नहलाती है और उसके बिस्तर पर सुलाती है, पर जैसे ही क्रिस वापस जा रही होती है, रेगन का बेड जोर से हिलने लगता है। रेगन जोर से चिल्लाने लगती है। क्रिस यह सब देख रही होती है लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। क्रिस उसे फिर से डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर उसके कई टेस्ट्स करता है। टेस्ट्स के दौरान उसे बहुत दर्द होता है पर उसके सभी टेस्ट्स पूरी तरह से नॉर्मल होते हैं। डॉक्टर क्रिस को बोलता है कि वह ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका दर्द दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है और अब तो कोई उसे बिस्तर से हवा में उछालता था और बेड पर फेंक देता था। उस टाइम रेगन चिल्ला रही होती है कि मुझे बचा लो नहीं तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन क्रिस कुछ भी नहीं कर पाती और देखते ही देखते रेगन पोजेस हो जाती है। वो डॉक्टरों के नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। तब डॉक्टर उसे सुलाने के लिए स्लीपिंग इंजेक्शन देता है। जब क्रिस डॉक्टर के पास से वापस घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसके डायरेक्टर की डेथ छत के ऊपर से गिरने के बाद हुई थी और बक उस टाइम रेगन के साथ ही था ताकि वो अकेली न रहे। तभी रेगन उल्टी होकर सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। क्रिस उसको ऐसे देखकर घबरा जाती है।
अब डॉक्टर और साइकियाट्रिक उसकी प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे थे। जैसा कि उन्होंने उस पर कई टेस्ट्स भी किए थे पर उसमें कोई बीमारी नहीं मिली थी। उसके सभी टेस्ट नॉर्मल थे, इसलिए हर कोई क्रिस को जादू टोने करने वाले के पास जाने के लिए बोलता है और उसको एक्सोर्सिज्म करवाने को बोलता है। फिर हम देखते हैं कि विलियम क्रिस से मिलने आते हैं, जो बग का केस संभाल रहे थे। वे उस रात के बारे में क्रिस से पूछते हैं और साथ में उनका यह भी कहना होता है कि बग की मौत में कई अजीब चीजें हुई थी। वह सब कुछ सही सही बता देते हैं कि उसकी गर्दन पीछे की ओर टर्न हो गई थी, जो कि ये दिखा रहा था कि उसे किसी शैतान ने ही मारा है। विलियम के वह से जाने के बाद रेगन के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। क्रिस जब वहां पहुंचती है तो वह चौंक जाती है कि उसकी बेटी खुद को घायल कर रही थी। वो लगातार खुद को मारे जा रही थी। क्रिस जब उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो क्रिस पर भी हमला कर देती है। थोड़ी देर बाद उनके नौकर वह आते हैं पर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। रूम में रखा हुआ एक सोफा अपने आप दरवाजे तक आता है और दरवाजा कसकर बंद हो जाता है। रूम में रखी एक अलमारी क्रिस की ओर बढ़ती है, लेकिन क्रिस सही समय पर खुद को बचा लेती है। देखते ही देखते उनकी बेटी का सिर पूरी तरह से पीछे की ओर घूम जाता है, जो देखने में बहुत अजीब लगता है। यह कोई नॉर्मल बात नहीं थी। तभी रेगन ब्रुक की आवाज में बोलती है, देखो तुम्हारी कैरेक्टरलेस बेटी ने मेरे साथ क्या किया है। जब क्रिस बग की आवाज सुनती है तो वह समझ जाती है कि बग को उसी शैतान ने मारा था और रेगन पर उसी शैतान का कब्जा है, और यही रियलिटी भी होती है। जब क्रिस को रियलिटी का पता चलता है तो वह फादर कर्रास के पास जाती है और वह उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उनकी बेटी पर एक्सोर्सिज्म करे। फादर कर्रास पहले तो मना करते हैं, लेकिन फिर क्रिस के रिक्वेस्ट करने पर मान जाते हैं। जब फादर कर्रास रेगन के पास जाते हैं, उस वक्त वह शैतान रेगन पर पूरी तरह हॉबी हो चुका होता है और वो शैतान फादर कर्रास की मां की डेथ की बात को लेकर बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। फादर सोचते हैं कि रेगन को उनकी मां की डेथ के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसने बिल्कुल सही बताया है। तब फादर को इस बात का यकीन हो जाता है कि क्रिस सही बोल रही थी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह थी कि एक्सोर्सिज्म के लिए जज से परमिशन लेनी पड़ती है कि वो जिसके ऊपर एक्सोर्सिज्म कर रहे हैं क्या वाकई में उसके ऊपर शैतान का साया है। रेगन की बॉडी पर हेल भी लिखा हुआ होता है। रेगन की कुछ बातों का कैप्चर होना और क्रिस का फादर क्रिस को ये बताना कि बग की डेथ भी ऐसे ही हुई है। यह सब जानने के बाद पिता कर्रास को यकीन हो जाता है कि उस पर किसी शैतान का कब्जा है। फादर कर्रास उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं जिसमें रेगन फादर मेरिन का नाम ले रही होती है। दूसरी तरफ कर्रास भूत भगाने के लिए चर्च से परमिशन मांगता है, लेकिन चर्च किसी एक्सपीरियंस्ड फादर को कर्रास के साथ एक्सोर्सिज्म करने का फैसला करते हैं जिसने पहले भी एक्सोर्सिज्म किया हो। चर्च यहाँ फादर मेरिन को फादर कर्रास के साथ भेजने का फैसला करते हैं। जब फादर मेरिन वहां पहुंचते हैं तो वो रीगन के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। फादर मेरिन फादर कर्रास से कहते हैं कि उन्हें जल्दी ही एक्सोर्सिज्म शुरू कर देना चाहिए। फिर वो एक्सोर्सिज्म करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, रेगन बुरी तरह से चिल्लाने लगती है। वो अपनी माँ और दोनों फादर्स को बुरी तरह गालियाँ देती है और उसका बेड बुरी तरह हिलने लगता है और उनके सामने हवा में ऊपर की ओर हो जाता है। लेकिन वे एक्सोर्सिज्म को नहीं रोकते, वे एक्सोर्सिज्म करना जारी रखते हैं। तभी उसका बेड नीचे आ जाता है। वह शैतान अपनी पावर से सामान को इधर उधर फेंकता है। वो फादर मेरिन को भी गाली देती है। तभी रेगन के हाथ खुल जाते हैं और वह ऊपर की ओर उड़ती है। दोनों फादर्स उसे कंट्रोल करते हैं और बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए उसे नॉर्मल कंडीशन में लाते हैं। और तभी फादर मेरिन को वहां पर शैतान की छाया दिखाई देती है। फादर कर्रास यहाँ बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि शैतान उनकी मदर की डेथ के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराता है। उसके बाद फादर कर्रास एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वह शैतान के पास जाते हैं वह उन्हीं की वॉइस में बात करने लगता है और वह उन्हें उनकी मदर की डेथ के लिए फिर से दोषी ठहराता है। ये सुनकर फादर कर्रास अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते। तब फादर मेरिन उनको बाहर जाने के लिए बोलते हैं। फिर फादर मेरिन एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद फादर कर्रास फिर से कमरे में आते हैं। तब वो शॉक्ड होते हैं कि फादर मेरिन को उस शैतान ने मार डाला था। फादर कर्रास को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो शैतान से कहते हैं कि वह रेगन को छोड़कर अपनी बॉडी में चला जाए। शैतान वैसा ही करता है, वह रीगन को छोड़कर फादर कर्रास के शरीर में चला जाता है। फिर फादर कर्रास उस शैतान के मिशन को रोकने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं। वह रूम की खिड़की से कूद जाते हैं। उसके नीचे गिरते ही कई लोग वहां जमा हो जाते हैं। तभी फादर कर्रास के फ्रेंड वहां आते हैं और कर्रास को इस दुनिया से जाने में मदद करते हैं। रेगन वापस नॉर्मल हो जाती है। वह अपने साथ हुई हर एक बात को भूल चुकी होती है। कुछ दिनों के बाद रेगन और उसकी माँ उस घर को छोड़ देते हैं और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।